सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। बिकने पे आ जाओ तो दाम घट जाते हैं अक्सर। अगर इरादा ना बिकने का हो तो कीमत और बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक भविष्यफल लेकर। दोस्तों, सिंह राशि यानी राजाओं की राशि, कुशल नेतृत्वकर्ताओं की राशि। सिंह राशि के जातक एक शेर की भांति अपने लक्ष्य पर घात लगाकर बैठे रहते हैं और समय आने पर आक्रमण करते हैं, यानी कि अचीव करते हैं। सिंह राशि के जातकों में राजाओं के गुण विद्यमान होते हैं, जैसे साम दाम दंड भेद, कब कैसे कहां यूज करना है और अपने काम को निकालना है वो बखूबी जानते हैं। देखने में सिंह राशि के जातक बहुत ही संतुलित, कमांडिंग और स्टाइलिश भी लगते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं यूं कहूं कि वर्ष 2025 सिंह राशि वालों का साल है तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सिंह राशि के जातकों पर तो शनि देव की अष्टम ढैया का प्रारंभ हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपका साल है? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इसी संदेह को दूर करूंगा, आपके मन से डर को निकालूंगा और 2025 में जो आपने सोचा है उसे अचीव करने के सारे रास्ते बताऊंगा। दोस्तों, पूर्ण रूप से ब्रह्मांड के सारे गोचर आपके सपोर्ट में है, लेकिन कुछ सावधानियां अवश्य जरूरी है 2025 के लिए। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी सिंह राशि के जातकों को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये नया वर्ष 2025 अगर इसका सम टोटल करें तो 2+2+5 यानी कि नंबर होता है 9, यानी वर्ष का नंबर है 9 और 9 नंबर है ऊर्जा से भरे हुए ग्रह अग्नि तत्व प्लैनेट मंगल देव का। और आप जातक क्या हैं? अग्नि तत्व सिंह राशि, यानी कि वर्ष 2025 में मंगल देव की तरह तड़कती भड़कती ऊर्जा होगी। अंगारा होगा 2025, बस आप उस अंगारे पे चलने को तैयार रहिए। आप सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 की शुरुआत भले ही धीमी हो, लेकिन मई के बाद ये बहुत ही तेज रफ्तार पकड़ने वाली है। धीमी इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2 वर्ष से शनि देव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। अभी मार्च 29 तक आपके 7th हाउस में ही हैं। वहां से सीधी 7वीं दृष्टि आपके ऊपर आ रही है, आपके जन्म चंद्रमा पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आलस्य की अधिकता, कहीं ना कहीं कार्यों में थोड़ी विलंब करने की प्रवृत्ति। ऐसे तो आप सिंह राशि के जातक हैं, डिसीजन मेकर हैं, त्वरित डिसीजन लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से आपके जो डिसीजंस हैं उसमें आपको सोचने समझने में थोड़ा ज्यादा विलंब हो रहा है, एक स्लो मोशन का आभास है। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहां पे रिजल्ट जितने जल्दी मिलने चाहिए उतने जल्दी नहीं प्राप्त हो रहे हैं, थोड़े रुक के हो रहे हैं। बिजनेस में जितने प्रॉफिट्स को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन चीजें खराब भी नहीं है, चीजें थोड़ी स्लो मोशन में है, जो कि शनि देव की प्रकृति है। तो यह स्थिति 2025 के मार्च 29 तक यूं ही चलती रहेगी। और दोस्तों, पिछले वर्ष आपने कुछ बड़े अचानक परिवर्तनों को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, क्योंकि पिछले वर्ष कोई बड़े ग्रह के गोचर नहीं थे। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अपोजिट है। इस बार मार्च से लेकर मई 18 के बीच ही
4 बड़े ग्रहों के गोचर हैं, जिसमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह कर्म फलदाता शनिदेव, जिससे दुनिया डरती है, शनिदेव का गोचर, फिर देवगुरु बृहस्पति का गोचर 14 मई को, फिर उनके 4 दिन के बाद ही 18 मई को राहु और केतु का गोचर। तो इतने कम समय में जब इतने सारे प्लैनेट अचानक से राशि का परिवर्तन करेंगे तो रिजल्ट का बिल्कुल सामने आना तय है और चीजें बदलती हुई दिखनी तय है। तो दोस्तों, मैं बारी बारी से 4 बड़े ग्रहों के आधार पे वर्ष 2025 के एक नट सेल भविष्यवाणी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। लेकिन दोस्तों, प्रारंभ करना चाहूंगा मैं शनि देव के गोचर से, जो कि और 3 गोचरों से बहुत ज्यादा सपोर्टिव तो नहीं है, लेकिन कई मायनों में बुरा भी नहीं है। सपोर्टिव इसलिए नहीं है कि मैं शास्त्रों के आधार पर कुछ बातें अभी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, शनिदेव का परिवर्तन इस वर्ष 29 मार्च को रात के 11:01 पर आप सिंह राशि की जन्म चंद्रमा से अष्टम भाव में होगा। शनिदेव जैसे जब बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उसके मंगलकारी या अमंगलकारी परिणामों को जानने के लिए या उसका अंदाजा लगाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक मूर्ति निर्णय सिद्धांत को महत्व दिया गया है। उसके अनुसार जिस समय शनिदेव का गोचर होगा उस समय आपकी जन्म चंद्रमा यानी कि सिंह से गोचर का चंद्रमा यानी कि करंट पोजीशन में चंद्रमा किस भाव में होगा, उसके अनुसार पाए का निर्धारण होता है, मूर्ति का निर्धारण होता है। 4 तरह की मूर्तियां होती हैं। पहली मूर्ति जो सबसे बेस्ट होती है वो होती है स्वर्ण मूर्ति, सोने का पाया लेकर आना जिसे कहा गया है। वही दूसरी मूर्ति होती है रजत मूर्ति, यानी कि चांदी का पाया लेकर वो परिवर्तन आपकी जिंदगी में आया है। वहीं पे तीसरे नंबर की जो मूर्ति होती है वह है ताम्र मूर्ति, तांबे का पाया। और चौथे नंबर की जो मूर्ति होती है उसे बोलते हैं लौह मूर्ति, लोहे का पाया, जिसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं बताए गए हैं, निकृष्ट बताए गए हैं। तो दोस्तों, माफी चाहूंगा, लेकिन आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव का जिस दिन राशि परिवर्तन हो रहा है उस दिन आपकी जन्म चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा अष्टम भाव में मीन राशि में ही होगा। शनिदेव जहां परिवर्तन कर रहे हैं वहीं होगा। तो सिद्धांत के अनुसार शनिदेव का ये गोचर आपके लिए लोहे का पाया लेकर आई है और साथ ही अष्टम में आते ही 29 मार्च से आपकी अष्टम ढैया का प्रारंभ भी होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब शनिदेव अष्टम ढैया का प्रारंभ करते हैं तो यदि आप सिंह राशि के जातक हैं और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या को महसूस कर रहे थे या पुरानी किसी बीमारी के साथ आप चले आ रहे थे, तो अष्टम ढैया प्रारंभ होने के कारण वहां पे दबाव का आना तय होगा, ये शास्त्र कहते हैं। और ये कोई डराने वाली बात नहीं, ये हजारों लाखों कुंडलियों पे रिसर्च के बाद ये बिल्कुल 100% तय है कि स्वास्थ्य पर दबाव बनना तय होता है। अगर मैं शनिदेव के इस लोहे के पाए के गोचर की बात करूं और अष्टम भाव यानी कि हमारे आयु के भाव, और अष्टम भाव क्या, छिपा हुआ भाव है, हिडन, अचानक अकस्मात होने वाली घटनाएं, तो वहां जब उनका गोचर हुआ है तो सावधानी अनिवार्य है। लेकिन यहां भी 2 बातें होंगी, 2 तरह के जातक होंगे आप सिंह राशि के, एक जिनकी पत्रिका में शनिदेव अच्छे होंगे, शुभ होंगे, और एक वो जिनकी पत्रिका में शनिदेव अशुभ होंगे। तो अष्टम भाव की ढैया के उन जातकों को ज्यादा अमंगलकारी परिणाम मिलेंगे जिनकी पत्रिका में शनिदेव अशुभ हैं, तो आपको उनके उपाय करने चाहिए। वहीं शनिदेव चूंकि 6ठे भाव के स्वामी होते हैं आपके चंद्रमा के अनुसार, और वो अष्टम भाव में जाएंगे तो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। तो यहां बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। आप बोलेंगे, एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि अष्टम की ढैया प्रारंभ हो रही है, कुछ समस्याएं आ सकती है। मैंने क्या बोला, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और थोड़ी सी सावधानी। कहीं आप ऐसे जगह पे काम करें जहां भारी भरकम लोहे के सामान, मशीनरी
हार्डवेयर की चीजें हैं तो उनसे चोट चपेट ना लगे, यानी कि वो आपके ऊपर कोई भी वैसी चीज ना हो जिससे कि आपको कहीं भी कोई कष्ट हो, आपके स्वास्थ्य को, आपके शरीर को, बस यहां सावधानी रखनी है। दोनों के परिणाम बताता हूं। देखिए, एक सिंह राशि के वो जातक होंगे जिनकी अपनी पत्रिका में, आपकी कुंडली में शनिदेव शुभ होंगे, तो उन्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। थोड़ी ड्राइविंग ठीक से करनी है, माइंड को संतुलित रखना है, वाद विवाद में नहीं फंसना है, नियत पवित्र रखनी है, कोई भी गलत कार्य को नहीं करना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रात में गाड़ी नहीं चलानी है। शनिदेव यदि अशुभ हो तो ब्लैक चीजें ना पहने, ब्लैक कार है तो ना चलाएं। इस तरह की चीजों से आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अशुभ है तो जब तक ये ढैया चलेगी, यानी कि आने वाले 2.5 वर्ष तक, आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। बड़े भक्ति भाव से इस तरह से पाठ कीजिए कि सामने हनुमान जी विराजे हैं और आप उनको सुना रहे हैं। उतनी देर के लिए पूरी दुनिया को भूल जाइए। बिलीव कीजिए कि ढैया है, ये तो और बात है, ढैया हो ना हो, यदि आप सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन करते हैं और नियमित रूप से करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी कोई बड़ी विपदा आ ही नहीं सकती, कोई भी आकस्मिक दुर्घटना नहीं हो सकती और आप अपने जीवन में, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब, हमेशा कुछ ना कुछ लाभ की अनुभूति करते रहेंगे। वो हनुमान जी करवाएंगे। आपको हमेशा लगेगा कि ये लाभ कैसे हो गया, इसके तो काबिल मैं नहीं था। हनुमान जी हमेशा अपना आशीर्वाद आपके ऊपर रखेंगे और आपको महसूस कराएंगे कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड इस ढैया में आप अपने लिए एक रक्षा कवच के रूप में कीजिए। घर में अगर शमी का पौधा नहीं है तो उसे स्थापित करें और हर शनिवार को उसके सामने तिल का दीपक जलाएं। प्रतिदिन जलाएंगे तो और बढ़िया बात है, लेकिन शनिवार को जलाना आवश्यक है। ये चीजें मैंने उनके लिए बोली जिनकी पत्रिका में शनिदेव अशुभ अवस्था में है। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में शनिदेव शुभ हैं और आपने ये चीजें भी कर ली तो आपके कार्यों में डबल स्पीड आ जाएगी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि 7.5 हो या ढैया आने पे लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ अशुभ घटनाएं घटती है, या तो स्वास्थ्य में कुछ खराबियां आती है, या तो जॉब में, बिजनेस में स्लो मोशन का आभास, या कुछ नुकसान का होना, जॉब का छूटना, शादी विवाह में समस्या आना, रिश्तों में कुछ ना कुछ वाद विवाद होना, कोर्ट कचहरी केसेस इत्यादि। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, 7.5 हो या चतुर्थ ढैया या अष्टम की ढैया, शनिदेव हमें हमारे कर्मों का ही फल देने आते हैं, हमें सिखाने आते हैं, कुछ चुनौतियां देते हैं और आपको टेस्ट करते हैं। 7.5 या ढैया के दौरान मन पर एक दबाव की स्थिति रहती है, जिसका एक वैज्ञानिक कारण है। उस दबाव की स्थिति में हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं और हम उन विचारों पे काबू नहीं कर पाते और किसी न किसी नुकसान का शिकार होते हैं। और देखिए, सबसे पहले कोई भी नकारात्मक विचारधारा आती है तो आपको ही नुकसान पहुंचाती है। आपने महसूस किया होगा कि सब कुछ यहां से नियंत्रित है। अगर आपकी तबीयत खराब भी है, अगर आप बेड पे पड़े हो, अगर आपको कोई गुड न्यूज मिलती है तो आप खुशी से चहक उठते हैं, नाचने लगते हैं। और वहीं आप भले चंगे हो और आपको कोई बैड न्यूज मिल जाए तो बिल्कुल वहीं बैठ जाते हो, बेड पे गिर जाते हो। क्यों? सब कुछ यहां से है तो ढैया में क्या करना है? आपको मन पे नियंत्रण रखना है। नकारात्मक विचार आए तो वहीं पे रुक जाइए और अपने अंदर एक बिलीव जगाइए कि नहीं, मेरे साथ ये नहीं होगा। भगवान को याद कीजिए और बोलिए कि हे प्रभु, मैंने आप पर छोड़ दिया, मैं हूं, ये मेरा परिवार है,
आज से ये आपकी जिम्मेदारी है हमें सुरक्षित रखना। ये आपकी जिम्मेदारी है हमारे जॉब को, हमारी इनकम को, हमारे बिजनेस को सुरक्षित रखना, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना, हमें स्वस्थ रखना। उन पर छोड़ो तो सही, लेकिन आपके अंदर वो विश्वास आए तो सही। करके देखना, मजा आएगा। आपको ये अष्टम ढैया बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। अगर कहीं सावधानी रखनी है तो सिर्फ उन लोगों को रखनी है जिनकी कुंडली में शनिदेव अशुभ हैं या किसी दोष को बनाकर बैठे हैं। देखिए, छठे भाव के स्वामी, छठा भाव जो नौकरी का भाव होता है, और शनिदेव कौन है? नौकरी के कारक। छठा भाव और क्या होता है? रोग, शत्रु, ऋण, कर्ज, हमारे दुश्मन और फिर से कोई रोग। तो वहां के स्वामी यानी कि नियंत्रण करता होते हुए अष्टम में बैठ गए, विपरीत राजयोग बनाया। और ध्यान दीजिएगा, तीसरी दृष्टि कहां दे दी? 8, 9, 10 यानी दशम भाव पर, अपने कर्म के भाव पर, आजीविका के भाव पर। तो जो लोग नौकरी करते हैं, खासकर आईटी फील्ड में है या शनिदेव के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए, उन्हें तो बड़े लाभ की गुंजाइश। और जो लोग सामान्यतः नौकरी ही करते हैं, शनिदेव के फील्ड से नहीं भी है, शनिदेव का फील्ड यानी कि आईटी, इंजीनियर्स, कोल फील्ड, हार्डवेयर, मशीनरीज, एडवोकेट्स, पूरी लॉ प्रणाली, इसके अलावा और भी कई चीजें होती है। लेकिन सिर्फ आप नौकरी भी करते हैं तो वो शनिदेव के कारक में वो चीजें आ गई। नौकरी वाले भाव के स्वामी होते हुए, नौकरी के कारक ग्रह होते हुए विपरीत राजयोग बनाते हुए अष्टम में बैठे। वहां से तीसरी दृष्टि कर्म भाव को दे दी, सातवीं दृष्टि धन भाव यानी लिक्विडिटी वाले भाव को दे दी। तो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें अचानक लाभ दूंगा, करियर का लाभ, धन का लाभ, आपके कॉन्टेक्ट से लाभ, और कुछ लाभ जो होंगे आपको अचानक होंगे, क्योंकि अचानक का भाव है। यहां पर एक बात बहुत ही आवश्यक है कि आपकी पत्रिका में शनिदेव स्वस्थ अवस्था में हो। वहीं उन लोगों के साथ जिनके शनि पत्रिका में अशुभ होंगे, उन्हें इस लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। दोनों ही बातें बता रहा हूं आपको, क्योंकि भाई सामान्य गोचर नहीं है, समझ रहे बात? ये ढैया है। वर्ष 2025 में शनिदेव के गोचर के लिए थोड़ी सी सावधानी अनिवार्य है। हनुमान जी की भक्ति करते रहे। शनिदेव कुंडली में शुभ है तो काली चीजों का दान शनिवार को करते रहे, शनि मंदिर जाते रहे, अभिषेक करते रहे, पीपल में जल चढ़ाते रहे, और भक्ति भाव से आध्यात्मिकता के साथ भगवान से जुड़े रहे, विश्वास रखें, सब कुछ ठीक रहेगा। दोस्तों, 2025 के एनर्जेटिक गोचर के रूप में, सबसे बड़े लाभ वाले गोचर के रूप में मंगल देव के इस वर्ष में आ गए अब आपके पंचमेश और अष्टमेश होते हुए देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों, 29 मार्च को शनिदेव का गोचर है, उसके बाद 14 मई को ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। देवगुरु बृहस्पति जो 14 मई के पहले आपके करियर वाले भाव में रहेंगे, आपको आपकी आजीविका में प्रॉपर समुचित लाभ कराते हुए, हर तरह से सकारात्मक ऊर्जा देते हुए, एक बेहतरीन गोचर में, शास्त्रों के अनुसार एकादश का गोचर देवगुरु बृहस्पति का बहुत बढ़िया होता है। शास्त्र कहते हैं कि नवीन पदवी, सम्मान का लाभ, नौकरी में पदोन्नति, संतान का जन्म और आपके संतान को हर तरह के लाभ, स्वास्थ्य लाभ, विद्या लाभ, हर तरह के लाभ, साथ ही प्यार का लाभ, शिक्षा का लाभ और बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ को दिखाता हुआ देवगुरु बृहस्पति का यह दूसरा बड़ा गोचर 2025 में। और दोस्तों, यह गोचर कुछ यूं है कि देवगुरु बृहस्पति वैसे तो लाभ के भाव में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन इस वर्ष कुछ अजूबा होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होने वाले हैं, यानी अपनी स्पीड से डबल तेजी से वहां निकलेंगे, यानी कि 13 महीनों की जगह सिर्फ 5.5 महीनों में ही आपके एकादश भाव को क्रॉस करते हुए द्वादश भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे विदेश भाव में। जो अभी मैंने बताया कि शास्त्र कहते हैं कि नवीन पदवी, पदोन्नति, लाभ, यश, संतान, प्यार, सब कुछ जो भी चीजें लाभ शास्त्रों में लिखी गई है, तो जो हमें अगले 13 महीनों में मिलना था, इनकी गति इतनी स्पीड रहेगी कि वो सिर्फ
5.5 महीने में ही मिलेगा, और साथ में वो बढ़ भी रहे हैं कहां, अपनी उच्च राशि की तरफ, और अक्टूबर में जाकर उच्च के हो जाएंगे विदेश भाव में। तो पंचम का संबंध विदेश से जोड़ देंगे। आपकी जो संतान है उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहे, जा सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहे, जा सकते हैं। विदेश से जुड़े हर कार्य बना देंगे। नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो, अगर विदेश में शादी करना चाहते हैं या शादी हुई है, विदेश में रहते हैं, पीआर की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, जब वहां जाकर आपके अष्टमेश और पंचमेश उच्च के हो रहे हैं तो सारी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देंगे। कब? विदेश से जुड़ी चीजों को वो सॉल्व करेंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य तक, और फिर वक्री होते हुए लाभ के भाव में आ जाएंगे। देखिए, विदेश के सारे काम 2 महीने में कराकर फिर लाभ के भाव में अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना 2025 में एक बहुत ही जबरदस्त तेजी को दिखा रहा है, और मंगल देव का वर्ष भी है, तो अपनी स्पीड को जबरदस्त रखिए। शनिदेव लोहे के पाए के साथ आए हैं, लेकिन एक गोचर के कारण आप कहीं भी अपने मन में नकारात्मक विचार ना रखें। शनिदेव जहां पिछले 2-2.5 वर्षों से आपको स्लो मोशन दे रहे थे, एटलीस्ट अष्टम में तो गए, वहां स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हैं मानता हूं, लेकिन स्लो मोशन हटा और देवगुरु बृहस्पति ने आपकी स्पीड 2 गुनी कर दी, तो कहीं से भी लॉस नहीं है। जैसे मैंने वीडियो का प्रारंभ किया तो मैंने क्या बोला, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, हिम्मत और बढ़ती है। अगर आप जिस राशि के हैं उन्हें कोई ललकार दे तो वो तो झुकने का नाम ही नहीं लेगा, तो नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा। चैलेंज अगर आपको किसी ने किया है तो आप वो करके दिखाते हैं। जैसे जुनून होना चाहिए, देखिए आपके लक्ष्य का जुनून होना चाहिए, और उसको फिर कोई क्रॉस करे तो आप कैसे तिलमिला जाते हैं। मान लो एक युवा लड़का है सिंह राशि का, और वो किसी लड़की से प्यार करने लगा बेइंतहा। अगर उसे कोई उसका अपोनेंट रोक दे कि मैं तो तुम्हें शादी करने नहीं दूंगा या प्यार करने नहीं दूंगा या तुम ब्रेकअप कर लो, वो मान जाएगा? नहीं मानेगा ना। चैलेंज के रूप में लेगा और दुनिया हिला देगा, अपने प्यार को हासिल करेगा। वैसे ही लक्ष्य के साथ है कि आपको कोई चैलेंज कर दे तो फिर अच्छा क्या बुरा क्या, बस करके दिखाना है, हार नहीं माननी। तो दोस्तों, मैं ये बातें आपको क्यों समझा रहा हूं कि देखो, देवगुरु बृहस्पति आपका पूर्ण रूप से 2025 में इतना साथ दे रहे हैं कि लाइफ में कुछ भी मुमकिन है, कोई भी सफलता मुमकिन है। अब शनिदेव आ गए अष्टम में ढैया के रूप में रास्ता रोकने, तो यहां घबराना नहीं है, अपनी जुर्रत बढ़ानी है, हिम्मत बढ़ानी है कि आप चैलेंज करके दिखाओ। मैं बुरा नहीं हूं, ना मेरी नीयत बुरी है, ना तो मैंने कुछ किसी का लूटा है, ना तो चुराया है, ना तो बुरा सोचा है, तो डरो क्यों? हिम्मत से चैलेंज करो। अगर आप सीधे हो, सच्चे हो, नियत का पवित्र हो, तो हिम्मत से चैलेंज करो ना। बाकी जाने अनजाने में पूर्व समय में कोई भी अपराध हुआ है आपसे जाने अनजाने में इस सोल के द्वारा, तो माफी मांगो, बस बात खत्म। ईश्वर से क्या मेरा और तेरा, देखो ग्रेटिट्यूड, झुक के उनके चरणों में क्षमा याचना करो कि हे प्रभु, जो मैं नहीं जानता कि मुझसे क्या अपराध हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बस इतनी सी बात है, कोई बाधा नहीं आएगी। आप सिंह राशि के जातकों के लिए जो गोल्डन टाइम होगा 2025 का नोट कर लीजिए, 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक मेन, और उसके बाद भी पुनः 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक विदेशी मामलों के लिए, और उसके बाद पुनः लाभ के भाव को कंटिन्यू करेंगे। तो यूं कहें कि 14 मई के बाद आप बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बृहस्पति देव जब लाभ के भाव में आए तो बहुत ही सिंपल है कि यश की वृद्धि होती है, सम्मान की वृद्धि होती है, प्रमोशंस होते हैं। आप जिस भी लेवल से हैं एक लेवल ऊपर उठ जाते हैं। अगर आप संतान के लिए प्लान कर रहे थे या बहुत समय से संतान के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन संतान हो नहीं रही थी,
तो इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का सिर्फ गोचर लाभ के भाव में नहीं है, वहां अतिचारी हो रहे हैं, बहुत स्पीड में है और अपनी उच्चता की ओर जा रहे हैं, उच्च के होने वाले, वहां से दृष्टि दे रहे हैं। संतान के कारक, नया प्रारंभ, पूर्व जन्मों के कर्म से संग्रहित भाग्य, और देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह वहां पे दृष्ट करे तो वाह वाह वाह, लक्ष्मी त्रिकोण है, प्रकाशमान। तो शिक्षा हो या संतान या प्यार, 2025 में जिसकी जो इच्छा है सभी को वो चीजें मिलेंगी। सोने पे सुहागा करती हुई देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि देखो कहां जा रही है, बिजनेस के भाव पे, 7वें भाव पे, शादी वाले भाव पर, पार्टनर स्पाउस वाले भाव पर। तो प्यार के मामले में लकी है, शादी करना चाहते तो शादी भी हो जाएगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, लगन बन जाएगा आपका। अब 7वां भाव बिजनेस का है, पार्टनर का है, तो उसके लिए इससे सुखद समय नहीं हो सकता आपके लिए। 2025 को आप याद रखेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर करीब करीब 12 वर्ष के बाद होता है लाभ के भाव में। तो यह 12 वर्ष के बाद आया एक अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड, वो भी अतिचारी हो रहे हैं, बहुत बल में है, बहुत शुभता को लिए हुए हैं, तो अच्छे समय का फायदा उठाइए दोस्तों। इसके बाद अंतिम डबल धमाके वाले गोचर के रूप में राहु और केतु का गोचर, ये गोचर आपके लिए कुछ खास है। क्यों? क्योंकि केतु अभी आपके धन के भाव में पिछले 18 महीने से गोचर कर रहे थे, मई 18 तक वहीं रहेंगे। 18 मई को आपके ही जन्म चंद्रमा यानी प्रथम भाव में आ जाएंगे, आपकी राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे, और उसके समसप्तक रहने वाले 180 डिग्री पे रहने वाले केतु यानी कि छाया ग्रह, मायावी छलिया, आपके 7वें भाव में चला आएगा बिजनेस के भाव में। तो राहु फिर से बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ की संभावनाएं दिखा रहा है। अप्रत्याशित राहु यानी कि अप्रत्याशित, सोच से ऊपर। और केतु क्या है? जो आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करेगा, तो केतु गूढ़ ज्ञान है, गंभीरता है, आध्यात्म है, सूक्ष्मता है। वो आपको एक ऐसी गंभीरता देगा, चिंतन देगा, सोच देगा, जो चीजें आपने पहले कभी नहीं सोची अभी सोच पाएंगे, जो चीजें आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई अब वो आपकी दृष्टि देख पाएगी। तो ये आपके आने वाले समय के लिए बेहद उपयुक्त समय। और केतु जब आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करता है तो केतु बहुत ही कम समय में आपको वो गति दे देता है जो दूसरे ग्रह नहीं दे पाते। केतु को ध्वजा यानी पताका बोला गया है, बहुत कम समय में आपको ऊंचाई पे आपके पताका को लहरा देता है। लेकिन केतु के आने के कारण थोड़ी सी कहीं ना कहीं मन में चिंतन की स्थिति रहेगी, चिंता की स्थिति रहेगी, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये चिंता आपके फायदे के लिए रहेगी। आप चिंतन करेंगे लेकिन अपने फ्यूचर के लिए करेंगे, वो फालतू वाली चिंता नहीं। साथ ही सिंपली आपके विदेश के बहुत ही जबरदस्त योग को निर्मित कर देता है। देवगुरु बृहस्पति भी विदेश के भाव में उच्च के होने वाले हैं, उसके पहले केतु भी आपके जन्म चंद्रमा पर आ गए, 7वें भाव में राहु भी बिजनेस के भाव में, विदेशी ग्रह। तो आप लोगों के लिए जो भी सिंह राशि के जातक विदेशी एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो यह साल बहुत भी बढ़िया रहने वाला है, सुपर से ऊपर रहने वाला है। वहीं सिंह राशि के वो जातक जो किसी पावर वाले पोस्ट से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी में हैं, लाल बत्ती से घूमते फिरते हैं, तो दोस्तों साल ही आपका है। केतु एक मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर आते हैं उस राशि की प्रभुता को, गुण को 5 गुना बढ़ा देते हैं। तो सिंह राशि में आए हैं तो आपकी जो क्वालिटीज हैं उसको 5 गुना बढ़ा देंगे, आपकी सोच को, आपकी समझ को। तो आप इसे चिंता का नाम ना देना, क्योंकि वो थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड है। आपके जन्म चंद्रमा पर जब गोचर होगा तो हर व्यक्ति का जन्म एक लिमिटेड ऊर्जा में रहने के लिए हुआ है। अचानक से आप ऊर्जा के क्षेत्र में आ जाएंगे एक्सेसिव, तो आपको लगेगा थोड़ा अलग सा, तो उसे चिंता नहीं समझनी है। आप उस ऊर्जा को यूज करो। आप ये समझो कि आपको सुपर पावर मिल गई। आप सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो दोस्तों घबराना नहीं है, यदा कदा
शनिदेव के कारण मन में वो थकाने वाली विचारधारा आएगी कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचना है, लगातार प्रयास में लगे रहना है, क्योंकि शनिदेव आपका बुरा नहीं चाहते, वो सिर्फ परीक्षा लेते हैं। एक समय एक राजा को एक बहुत ही सुंदर सा पत्थर मिला और उस सुंदर पत्थर को देखकर उस राजा की इच्छा हुई कि क्यों ना मैं इस पत्थर से विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाऊं जो उनके प्रिय थे और अपने मंदिर में रखूं। तो उन्होंने अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाया और बोला कि बस एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति बनाओ, ऐसी मूर्ति कि बस ऐसा लगे कि वो मुझसे बातें कर रहे हो, एकदम जीवंत। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। वो मूर्तिकार बड़ी खुशी खुशी वो पत्थर लेकर अपने घर को गया। जब उसने काम करना स्टार्ट किया, जब उस पत्थर को तोड़ना स्टार्ट किया, वो पत्थर इतना सख्त कि टूटने का नाम ही ना ले। एक चोट, दो चोट, तीन चोट, 20, 25, 40, 50, वो पत्थर बिल्कुल टूटने का नाम नहीं ले रहा, इतनी सख्त। भाई टूटे तब तो कलाकारी करे ना उसमें। वो निराश हो गया कि भाई मुंह मांगी कीमत, मैं घर बना लेता, मेरे घर में लक्ष्मी आ जाती, मेरी दरिद्रता दूर हो जाती, लेकिन ये टूट ही नहीं रहा, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूं। 50 चोट मारने के बाद वो निराशा में भर के सो गया। पुनः सुबह उठा, भगवान को याद किया, पुनः उसने चोट मारनी शुरू की। 55, 60, 70, 80, कुछ नहीं हो पाया। दूसरे दिन भी वो थक हार के सो गया। अब उसने विचार किया कि अगले दिन उस पत्थर को वो राजा के पास जाकर माफी मांगते हुए वापस कर देगा। अगले दिन पुनः उठा, दोबारा कोशिश की। 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99, कुछ नहीं हुआ। अब वो पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था। पत्थर तो नहीं टूटा, लेकिन वो व्यक्ति टूट चुका था। अब उसने पत्थर को उठाया, गाड़ी पे उसने रखा और राजमहल में जाकर राजा के चरणों में गिर पड़ा और उसने माफी मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे आपका काम नहीं हो पाया, ये पत्थर टूट ही नहीं रहा। तो राजा ने बड़ी निराशा से पत्थर को देखा और बोला कि कोई बात नहीं, जो प्रभु की मर्जी, आप जाइए। थोड़े बहुत स्वर्ण मुद्राएं उसे दे दी और वो चला गया। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ किसी और मूर्तिकार को बुला कर लाओ, मुझे तो ये मूर्ति बनवानी ही है। तो मंत्री भी बड़े धर्म संकट में गए ढूंढने। प्रसिद्ध मूर्तिकार तो हार मान चुका था, लेकिन जाकर किसी और मूर्तिकार को पकड़कर ले आए। राजा ने वही बात बोली, मूर्तिकार बोला हाँ हो जाएगा। तो खुशी खुशी पत्थर को ले गया, छेनी हथौड़ी उठाई, पहली चोट मारी और पत्थर टूट गया। समझे? वो पत्थर उस चोट से नहीं, बल्कि पीछे के जो 99 चोट उसके ऊपर पड़े थे ना, वो पत्थर अंदर ही अंदर टूट रहा था। लेकिन वो मूर्तिकार हिम्मत हार गया और इसने एक चोट मारी और इसका काम हो गया। उसी तरह से दोस्तों, आप 2025 में मेहनत करते रहें, आपकी सफलता तय है। कभी कभी लगे किसी मुकाम पे कि बड़ी मेहनत कर रहा हूं इस नौकरी में, पिछले साल ही प्रमोशन मेरे बॉस ने बोला था, कमिट की थी, लेकिन दिया नहीं, किसी और को दे दिया। इतना समय इस कंपनी को दिया,
नौकरी छूट गई, बिजनेस इतनी मेहनत से कर रहा हूं, लाभ नहीं दिख रहा, तो जरा सोचिएगा, थोड़ा रुकिएगा, त्वरित डिसीजन नहीं लेना है। हो सकता है कि आपके भी अंतिम चोट आपको स्वर्ण मुद्राएं दिला जाए। तो बॉटम लाइन इज कि हिम्मत नहीं हारनी है 2025 में। नकारात्मक भावनाएं आएंगे अष्टम ढैया के कारण, उसे ऑथेंटिकेट नहीं करना है, लगातार अपने प्रयास को बनाए रखना है। देवगुरु बृहस्पति पे बस नजर जमाए रखना है। पूरे 2025 का सर्वश्रेष्ठ गोचर देवगुरु बृहस्पति का गोचर। तो मई के पहले अपने कार्मिक क्षेत्र को मजबूत कीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहां पर विराजमान है। और बाकी के मई 18 के बाद कैश कीजिए जो आपने मेहनत की है, पदोन्नति, लाभ लाभ लाभ। और शनिदेव से संबंधित किसी भी परेशानियों से बचने के लिए अपनी कुंडली की विवेचना करवाइए। नोट कीजिए कि शनिदेव शुभ हैं तो कितने हैं। मान लो मैंने आपको इतने लाभ बताए, वो लाभ किस पे टिके हुए हैं? बृहस्पति देव पर। कुंडली दिखाइए, यह भी नोट कीजिए कि बृहस्पति देव अगर मेरी कुंडली में शुभ हैं तो कितने शुभ हैं, है ना? किसी भी ग्रह की एनर्जी 0 से लेकर 30 तक हो सकती है, लेकिन आपने देखा होगा गोचर तो चलो सबके लिए लाभ के भाव में आ गए, लेकिन लाभ सबको अलग अलग मिलेंगे। वो देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी के अनुसार होगा और आपकी कार्मिक वैल्यू के अनुसार होगा। अब जो लाखों की दौड़ में लगा है तो लाखों ही तो कमाएंगे, अब जो करोड़ों की दौड़ में लगा है वो करोड़ों कमा लेगा। एक तो आपकी कार्मिक वैल्यू होगी और एक क्या होगी, आपके कुंडली में ग्रह की पोजीशन क्या है। आप करोड़ों के दौड़ में लगे तो हो, लेकिन मान लो देवगुरु बृहस्पति वहां पे नीच के हो तो गोचर तो अच्छा है, नो डाउट, तो कुंडली दिखाइए। वहीं शनि देव की सिर्फ शुभता देखिए, शुभ है तो उन्हें और शुभ बनाइए। हनुमान जी की पूजा करते रहिए, क्षमा याचना करते रहिए, नियत से पवित्र रहिए। लेकिन यदि अशुभ है तो इसका सबसे बड़ा खतरा आपके स्वास्थ्य पर हो सकता है, तो स्वास्थ्य या कोई अचानक नुकसान। तो इससे बचने के लिए शनि देव के सारे उपाय करते रहे, कोई रिस्क ना लें। यदि आपको अपनी पत्रिका दिखानी है तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.astronachatra27.com, ऊपर बैनर पे लिखा आ रहा है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जूम मीटिंग पे आमने सामने आप पत्रिका देख सकते हैं और चीजों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है, एक्सपीरियंस है, कि कोई भी ग्रह कितना भी अशुभ हो 2 से 3 महीने में उसे ठीक किया जा सकता है। और एक अंतिम बात आपको और चेक करनी होगी, वो है कि आपकी महादशा कैसी चले, यानी कि आपका अभी का समय कैसा चल रहा है। गोचर तो बढ़िया आ गया ना 2025 में, देवगुरु बृहस्पति एकादश में 12 वर्ष के बाद, लेकिन क्या आपकी महादशा उस लाभ को लेने के लिए आपका सपोर्ट कर रही है? कई बातें होती हैं, कुछ लोग शिकायत करते हैं ना कि आपने तो वीडियो में इतना अच्छा बताया था, मुझे तो मिला नहीं। तो फॉल्ट गोचर का नहीं है, मेरे वीडियो का नहीं है, फॉल्ट आपकी कुंडली का है और आपकी लापरवाही है कि आपने कुंडली नहीं दिखाई। तो 2025 में अगर आपको लाभ कमाना है, अगर आपको सुरक्षित रहना है, लाभ कमाना है देवगुरु बृहस्पति से, सुरक्षित रहना है शनिदेव से, और राहु केतु तो कभी भी कुछ दे सकते हैं, मायावी हैं, छलियां हैं, तो इसके लिए कुंडली चेक कराएं, यही सबसे बड़ी रेमेडी है। और जो आपको उपाय बताए जाए उसे कीजिए, उपाय 100% काम करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए ये वर्ष 2025 सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने योग्य बने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों, अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के लिए शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो, और बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले मंथली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि ये तो मैंने नटसेल बताया, मंथली छोटे छोटे जो गोचर होंगे, बुध, शुक्र, बुध इत्यादि के, वो आपकी जिंदगी में किस तरह से बदलाव करेंगे उसके भी गाइडेंस मंथली अपलोड होंगे। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।